हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राफिया और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर एक सवाल के साथ शुरू होता है कि वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चैप्टर का जो ये सवाल है इसका जवाब आपको अभी मिल जाएगा। उससे पहले इमेजिन कीजिए कि आप और आपका भाई बहन आप झगड़ रहे हैं और आपकी मम्मी आपका झगड़ा सॉल्व कराने आ जाती है। तो मम्मी क्यों आई? क्योंकि आप ज़्यादा झगड़े नहीं और आपको ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचे, इसीलिए मम्मी आई। तो जहाँ आप हैं, आप अपने आप को एक कंट्री मानिए और अपने भाई बहन को भी एक कंट्री मानिए और अपनी मम्मी को आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मानिए। तो ऐसे ही होता है, मतलब दो जब कंट्री आपस में झगड़ती हैं, उनके बीच में एक कन्फ्लिक्ट होता है, तो तब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन उस कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराने आती हैं। तो ये काम है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कि दो कंट्रीज़ के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व कराना और कोऑपरेशन को मेंटेन करना, पीस और कोऑपरेशन को मेंटेन करना। अब हम कुछ और ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीस को मेंटेन रखता है और कोऑपरेशन को ग्लोबली प्रमोट करता है। और ये जो ट्रांसनेशनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको भी एड्रेस करता है, उस पर भी ध्यान देता है। जैसे कि ट्रांसनेशनल प्रॉब्लम मतलब कि कोई कंट्री, एक कंट्री उसका कुछ भी नहीं उसको सॉल्व नहीं कर सकती, सारी कंट्रीज़ को साथ में मिलकर सॉल्व करना है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर डिज़ीज़ हो गई या टेररिज्म हो गया, ये एटसेट्रा प्रॉब्लम। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सभी कंट्रीज़ के लिए फ्रेमवर्क भी प्रोवाइड कराता है। जैसे कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो सभी कंट्रीज़ को मानने पड़ते हैं। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। ये ग्लोबली सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशंस को। इसमें 190 मेंबर्स कंट्रीज़ है। ये इंटरनेशनल मॉनेटरी को स्टेबल और मदद करने में मेंटेन करता है। आईएमएफ में वोटिंग पावर अनइक्वल है और ये डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनका इन्फ्लुएंस इसमें ज़्यादा रहता है। अब इवोल्यूशन ऑफ द यूएन। सबसे पहले जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई थी तो उसके बाद जब पूरी दुनिया में तबाही मच गई थी और पीस नहीं रही थी कहीं भी, तो इसके बाद कुछ कंट्रीज़ ने ये डिसाइड करा कि पीस बनाए रखने के लिए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो पीस को मेंटेन रखे और कन्फ्लिक्ट को ना होने दे। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। फिर कुछ सालों बाद हो गई वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई तो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, उसका काम जो था वो सही से नहीं कर पाया। फिर वर्ल्ड वॉर जब सेकेंड के बाद बना यूएन। यूएन इसी तरीके से फॉर्म हुआ और यूएन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब वो देख लेते हैं। इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना, और ये देखता है कि जहाँ कोई कन्फ्लिक्ट है वो छोटा सा कन्फ्लिक्ट एक वॉर में तब्दील ना हो जाए, ये उसको भी देखता है। और ये प्रोवाइड करता है बेटर लिविंग कंडीशंस को और रिड्यूस करता है पॉवर्टी को। और ये डेवलपमेंट, सभी का डेवलपमेंट करने की बात करता है। इंकरेज कोऑपरेशन अमंग नेशंस। ये प्रमोट करता है फ्रेंडशिप कोऑपरेशन को सभी कंट्रीज़ के बीच में। मेन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के जो मेन ऑर्गन्स हैं जैसे कि जनरल असेंबली, इसमें ऑल मेंबर ऑफ स्टेट जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। एक कंट्री यानी एक वोट। सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 10 मेंबर जो होते हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट मेंबर होते हैं। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं उनका टर्म ओवर होता है 2 साल का और ये चेंज होते रहते हैं, और परमानेंट मेंबर जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। अब बात करते हैं सिक्योरिटी जनरल। ये हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट यूएन एजेंसीज़ के बारे में, जैसे कि WHO, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ये वर्क करती है ग्लोबल हेल्थ के लिए। UNICEF
यूएन चिल्ड्रन फंड ये प्रोटेक्ट करती है चिल्ड्रन राइट और वेलफेयर को। यूएनईएससीओ यूएन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ये प्रमोट करती है एजुकेशन साइंस एंड कल्चर को। पी यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ये सपोर्ट करती है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को। यूएनएचसीआर यूएन रिफ्यूजी एजेंसीज ये रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्ट करती है। यूएनएचआरसी यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल ये प्रमोट करती है प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन राइट्स को। अब बात करते हैं रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर कोल्ड वॉर। आफ्टर कोल्ड वॉर के बाद जो रिफॉर्म हुए हैं यूएन में, जैसे कि कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन, यूएस का ओनली सुपर पावर की तरह राइज होना, इंडिया और चाइना का इमरजेंस, एशिया को एक इकोनॉमिक ग्रोथ, एशियन इकोनॉमिक ग्रोथ, न्यू चैलेंजेस क्या हैं, पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म का खतरा होना, टेम्परेचर राइज होने की वजह से हमारा जो प्लैनेट है उसका वेदर इफ़ेक्ट होना, इंटरनल कन्फ्लिक्ट का इतना बढ़ जाना और इससे ह्यूमन लाइफ का मुश्किल में पड़ जाना, न्यूक्लियर वेपन का स्प्रेड होना और ये एक ग्लोबली रिस्क भी है। एथनिक कन्फ्लिक्ट से भी वॉयलेंस बहुत बढ़ जाता है। रिफॉर्म ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, मेन कंप्लेंट जो है सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। करंट रियलिटी को नहीं दिखाता है, वेस्टर्न कंट्रीज़ को डोमिनेट करना, वेस्टर्न कंट्रीज़ का सिक्योरिटी काउंसिल में डोमिनेट करना, फेयर रिप्रेजेंटेशन का ना होना, सजेस्टेड क्राइटेरिया फॉर न्यू परमानेंट मेंबर, जो अगर किसी मेंबर को परमानेंट मेंबर बनना है तो उसके लिए क्राइटेरिया है, जैसे कि मेजर इकोनॉमिक पावर का होना, मेजर मिलिट्री पावर का होना, लार्ज पॉपुलेशंस का होना और लार्ज कंट्रीब्यूशन का यूएन बजट में होना, डेमोक्रेटिक और ह्यूमन राइट का रिस्पेक्ट करना, बेटर जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होना, एक्सप्लेन द वीटो पावर। अब हम जानते हैं वीटो पावर क्या है। वीटो पावर एक स्पेशल पावर है जो कि 5 परमानेंट मेंबर्स के पास होती है। मान लिए कि अगर कोई रिजोल्यूशन लेना है तो वो रिजोल्यूशन 4 लोगों ने तो उस पर एग्री किया है, पर 5वां जो है उसने एग्री नहीं किया, तो वो रिजोल्यूशन वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक परमानेंट मेंबर की वीटो पावर है और ये एक नेगेटिव पावर है। अब बात करते हैं हम उन परमानेंट मेंबर के बारे में जिनके पास वीटो पावर है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएसए। मेजर डिसीजन ऑफ यूएन रिफॉर्म 2005। न्यू बॉडीज इस्टेब्लिश, जो न्यू बॉडी इस्टेब्लिश हुई हैं वो पीसफुल बिल्डिंग कमीशन को क्रिएट किया गया है, ह्यूमन राइट काउंसिल को इस्टेब्लिश किया गया है, कोर प्रिंसिपल ऑफ गोल्स, जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ गोल्स हैं, responsibility to protect R2P from atrocities, achieve Millennium Development Goal, action and effect, strong conditions for terrorism, टेररिज्म के लिए स्ट्रॉन्ग कंडीशंस, यूएन डेमोक्रेसी फंड को क्रिएट करवाना, इंडिया एंड यूएन रिफॉर्म स्टैंड एस्पिरेशन। इंडिया स्टैंड मतलब इंडिया कहाँ स्टैंड करता है यूएन रिफॉर्म्स के, वहाँ एस्पिरेशंस क्या है, यूएन रीस्ट्रक्चरिंग में सपोर्ट करना, स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन का होना फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए, वाई इंडिया वांट्स परमानेंट मेंबरशिप, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री हो रहा है इंडिया की डेमोक्रेसी वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक्टिव पार्टिसिपेंट इन यूएन पीस कीपिंग, ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर और रेगुलर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द यूएन। अब कुछ चैलेंजेस हैं जिनकी वजह से नहीं बन सकता इंडिया परमानेंट मेंबर, तो वो है अपोजिशन फ्रॉम पाकिस्तान, कंसर्न अबाउट द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, डिमांड फ्रॉम अदर कंट्रीज़ जैसे कि ब्राज़ील, जर्मनी और जापान। अब पढ़ लेते हैं कुछ अदर इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे कि वर्ल्ड बैंक 1944 में इस्टेब्लिश हुआ वर्ल्ड बैंक, और ये लोन और ग्रांट प्रोवाइड कराता है। ये काम करता है एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर और रूरल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए।
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बना 1995 में इस्टेब्लिश हुआ और ये गेट का सक्सेसर है। रेगुलेट ग्लोबल ट्रेड एंड प्रमोट करता है ये फेयर कॉमर्स को, ट्रेड डिस्प्यूट को रिजॉल्व भी कराता है। IEA इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, ये इस्टेब्लिश हुआ 1957 में। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये उन NGOs को प्रोटेक्ट करते हैं जो ह्यूमन राइट